स्टूडेंट्स, अब से पहली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कूलोम के नियम के बारे में। कूलोम के नियम में हम लोगों ने दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान ज्ञात किया था, जिसका सूत्र था कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आज बात करेंगे कूलोम नियम के सदिश निरूपण की। सदिश निरूपण का तात्पर्य है, सदिश निरूपण में जैसा कि हम जानते हैं 11th क्लास में भी पढ़ा था कि बल क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो बल का सदिश निरूपण आज करेंगे। कूलोम के नियम के अनुसार कूलोम ने जो दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान बताया, उसका सदिश निरूपण पढ़ते हैं। सदिश निरूपण दर्शाने के लिए कार्तीय निर्देशांक पद्धति काम में लेते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंतर्गत कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, मूल बिंदु। इसमें इन आवेशों को कार्तीय निर्देश तंत्र में स्थित मान लेते हैं। ये पहला आवेश Q1 है और ये दूसरा आवेश Q2 है, जिनके मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 और R2 हैं। क्रमशः R1 व R2 रहेंगे। दोनों आवेशों के बीच में बल की बात करते हैं तो यहाँ देखिए कि Q1 Q2 पर बल लगाएगा और Q2 Q1 पर बल लगाएगा। इसका मतलब दोनों आवेशों के बीच में एक बल काम करेगा। अब यदि पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर जाएं तो भी दूरी r, और अगर दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर जाएं तो भी दूरी r। लिखने का तरीका अलग अलग है। पहले से दूसरे की तरफ जाएं तो R12 लिख सकते हैं, दूसरे से पहले की तरफ जाएं तो R21 लिखा जा सकता है। अब सदिश निरूपण करने के लिए ध्यान देंगे कि इस सूत्र में ना तो K सदिश है, Q1 और Q2 दोनों आवेश है तो ये भी सदिश नहीं है, ये है बीच की दूरी। तो दूरी को यदि विस्थापन के पदों में लिया जाए तो ये सदिश राशि हो सकती है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि पूरे सूत्र के अंदर जो भी सदिश राशि होती है उसके एकांक सदिश से इस सूत्र को गुणा कर दिया जाता है। तो लिखने का तरीका क्या होगा कि 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल सदिश रूप, ये दोनों सेम रहेंगे जैसे पहले थे, और बट्टे में आ जाएगा R12 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा R12 कैप। एकांक सदिश की परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि एकांक सदिश होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। 11th में पढ़ चुके हैं, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो इस रूप में यदि इसको लिखा जाए तो R12 को कैसे लिखा जा सकता है, R12 वेक्टर R12 का परिमाण। अब इसको इस सूत्र के अंदर यदि रखा जाए तो F12 को लिखने का तरीका क्या होगा कि Q1 Q2 R12 क्यूब R12 वेक्टर, ये तरीका रहेगा। सिमिलरली 21 को लिखा जा सकता है। 21 के लिए क्या होगा, R12 की जगह R21 लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। फिर जब अपन बात करते हैं 11th क्लास के हिसाब से, या फिर अभी देख सकते हैं कि इधर से इस तरफ जाते हैं और Q2 से Q1 की तरफ जाते हैं, तो दूरियों के हिसाब से तो ये दोनों बराबर है। और यदि सदिश रूप में व्यक्त किया जाए तो दोनों के बीच में संबंध क्या है, R12 और R21 बराबर है, लेकिन सदिश रूप में दिशा दोनों की क्या है, विपरीत है। तो यदि मैं क्या करूं कि पहली समीकरण में R12 की जगह R21 रख दूं, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो F12 बराबर होगा कि Q1 Q2 R12 क्यूब 21 क्यूब माइनस R21 वेक्टर। यदि माइनस को बाहर निकाल दिया जाए तो के Q1 Q2 R21 क्यूब R21, ये किसके बराबर है, समीकरण 2 के बराबर। तो क्या लिखा जा सकता है, F12 बराबर माइनस F21। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल और दूसरे आवेश के कारण पहले पर लगने वाला बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है। और ये किसका नियम है, न्यूटन का
तीसरा नियम, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, उनमें से तीसरा नियम यही है कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर परिमाण में समान और दिशा में विपरीत बल लगाती है यदि दो आवेशों को एक साथ निकाय में रखा जाए। तो यहाँ क्या कहा जा सकता है कि कूलोम का जो नियम है न्यूटन के तीसरे नियम की अनुपालना करता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात की कूलोम नियम के सदिश निरूपण के बारे में। यहाँ क्या पता चला, रिजल्ट क्या निकला यहाँ से कि F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ न्यूटन के तीसरे नियम की अनुपालना होती है। फिर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये बात अपन पहले कर चुके हैं, कहाँ की थी, कूलोम के नियम में लिखा था कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जब होता है तो एक खास बात निकल कर आती है कि ये जो बल है, कौन सा बल, स्थिर वैद्युत बल, कैसा बल है, केंद्रीय बल है। स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल है। उसके बाद बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत कहाँ काम आता है कि जब एक आवेश पर बहुत सारे बल एक साथ कार्य करने लग जाते हैं तो उस एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण कितना बल लगता है उसे यदि ज्ञात करना हो तो कैसे किया जाता है, अध्यारोपण के सिद्धांत के थ्रू। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मानो आपके पास एक आवेश है Q, अन्य खूब सारे आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। ये सभी आवेश इस आवेश पर बल लगा रहे हैं। आकर्षण प्रतिकर्षण डिपेंड करेगा आवेशों की प्रकृति पे, सभी आवेश इस पे बल लगा रहे हैं। तो इस एक आवेश पर लगने वाला नेट बल यदि निकाला जाए तो वहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लिया जाता है। अपन बात करते हैं कि इस पहले आवेश के कारण लगने वाला बल मैं लिख दूं कि F1 है, दूसरे आवेश के कारण लगने वाला F2 है, सिमिलरली F3, F4, Fn। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि परिणामी बल का मान लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ध्यान दें, सदिश योग वर्ड स्पेशली ध्यान में रखना है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी एक स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों के कारण अलग अलग लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। उसके बाद बात करें, यहां अपन ने n कण लिए तो n कणों के कारण लगने वाला कुल बल यदि निकाला जाए, इसको सूत्र के रूप में यदि लिखा जाए तो अपन क्या कहें, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि q को मैं q0 लिख देती हूँ। फिर इनके बीच की दूरी नापते हैं, तो इसके बीच की दूरी तो हो जाएगी 0,1, यहाँ हो जाएगी 0,2, यहाँ हो जाएगी r03, r04 और r0n। अब सूत्र के रूप में यदि मैं लिखूं तो कैसे लिखा जा सकता है, F01, 02, 03, 04, 0n। सूत्र में मान रख दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 R01 स्क्वायर। सदिश रूप है तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, 01 कैप। ठीक है, ऐसे ही सबके लिए लिख सकते हैं, Q0 Q2 R02 स्क्वायर R02 कैप।
एंड सो ऑन। कहाँ तक? n तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यदि इसको सिग्मा के रूप में लिखा जाए तो एक तो क्यू नॉट कॉमन आ रहा है, क्यू नॉट कॉमन आ रहा है तो 1/4πε0 में आ जाएगा। सिग्मा के अंदर कौन कौन आएगा? क्यू आई आर 0i² आर 0i कैप। तो ये एक लिखने का तरीका हो सकता है। ठीक है, इसको आप चाहें तो एकांक सदिश को खोलकर भी लिख सकते हैं। एकांक सदिश को कैसे खोलेंगे? सदिश बट्टा सदिश का परिमाण। ठीक है, अब कुलोम का नियम यहीं पे पूरा होता है। आगे बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की, जो कि चैप्टर का नाम भी है। विद्युत क्षेत्र, बेसिकली विद्युत क्षेत्र क्या है? आवेश का घर होता है। घर मतलब प्रभाव क्षेत्र। जहां तक कोई भी आवेश अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है उसको अपन किसकी श्रेणी में रखते हैं? विद्युत क्षेत्र की श्रेणी में। तो परिभाषा के हिसाब से क्या लिखा जाएगा कि किसी विद्युत आवेश अथवा आवेशों के निकाय के चारों ओर, विद्युत आवेश अथवा आवेशों के निकाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण आने पर अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या फिर क्या कहा जा सकता है कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कह सकते हैं? किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर बल का अनुभव करता है। अन्य आवेश आने पर बल का अनुभव करता है, उसको अपन क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इसमें खास बात क्या है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र होता है। उसके अलावा इसे गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा व्यक्त किया जाता है। भाई विद्युत क्षेत्र उसको कहेंगे जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर बल का अनुभव करे। तो अन्य आवेश आने पर बल का अनुभव कर रहा है तो कितना बल लगा, उसका मेजरमेंट कैसे होगा? तो उसको नापने के लिए, यानी कि गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र कितना है उसको व्यक्त करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? एक शब्द काम में लिया जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। व्यक्त किससे करते हैं? ई से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि विद्युत क्षेत्र कितना ज्यादा है या कितना कम है। फिर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अपन देना चाहें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र को नापने का एक तरीका है कि विद्युत क्षेत्र कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन कैसे परिभाषित करेंगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है कि उस बिंदु पर रखे इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश, उस क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। सूत्र के हिसाब से बात की जा सकती है E = F/Q0। क्या मान के चलेंगे कि Q0
परीक्षण आवेश था उस पर बल कितना लग रहा था, F। यदि एकांक की बात की जाए तो कितना आ जाएगा, E बराबर F/Q0। सूत्र से स्पष्ट है भी, विद्युत क्षेत्र सदिश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होगी। एक सदिश एक अदिश, तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, सदिश। बात करते हैं मात्रक की। मात्रक क्या रहेगा, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलॉम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या रहा, न्यूटन प्रति कूलॉम। फिर बात करते हैं विमा की। तो न्यूटन की विमा अपन अभी तक बहुत बार लिख चुके हैं, m1 L1 T-2। और कूलॉम की विमा क्या होती है, A1 T1। तो विमीय सूत्र क्या मिला, m1 L1 T-3 A-1। ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। अब बात करते हैं विद्युत बल की। किसी E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखे हुए Q आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। भाई हम लोगों ने क्या कहा कि कोई आवेश है, उसके चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें यदि कोई अन्य आवेश आता है तो उस पर बल लगता है। तो विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इस तीव्रता के अंदर जब कोई अन्य आवेश जाता है तो उस पर जो बल लगता है वही क्या कहलाता है, विद्युत बल। सूत्र क्या लिखेंगे, F बराबर QE। अब एक चीज और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यदि कण धन आवेशित है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, और यदि कण ऋणावेशित है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। इसको कैसे समझा जा सकता है कि F और E सेम डायरेक्शन में होते हैं। ऑलवेज आप लोग ध्यान रखेंगे कि F और E सेम डायरेक्शन में, ऐसा मान लेते हैं। यदि Q धनावेशित है तो F बराबर E, Q बराबर +1 यदि मैं लिख देती हूँ तो F बराबर E, और यदि Q बराबर -1 लिख देती हूँ तो F बराबर -E। तो यहाँ क्या कहा जा सकता है कि यदि आवेश धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा में होगी, या बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। और यदि आवेश ऋणावेशित है या ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र और बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, आगे बहुत काम में आने वाली है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। क्या बताया मैंने अभी आपको कि यदि आवेश कैसा है, धनावेश, तो E तथा F सेम डायरेक्शन, ठीक है। यदि आवेश ऋणावेश है, यदि आवेश ऋणावेश है तो E तथा F कैसे होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फिर बात करते हैं, यदि किसी बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाए तो उस पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, या उस पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो यदि मैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या कहा जा सकता है कि मान लेते हैं किसी बिंदु O पर कोई आवेश Q है जिसके चारों ओर उसका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। जब यह विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर Q0/R। परंतु सूत्र क्या कहता है, E बराबर F/Q0। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से यदि F का मान
समीकरण 2 में रखा जाए तो क्या प्राप्त होगा, E बराबर के क्यू नॉट बट्टा आर अपॉन क्यू नॉट। फॉर्मूला क्या मिला, के क्यू बट्टा आर। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, के क्यू बट्टा आर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें आवेश, जिस आवेश को आप लेकर आए थे वो आवेश इस सूत्र में नहीं है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु आवेश पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश के मान पर निर्भर नहीं करती, जबकि उस आवेश पर निर्भर करती है जिसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र होता है। तो E बराबर क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। इसे यदि विद्युतशीलता के पदों में लिखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर लिखा जा सकता है। यहाँ पे आर स्क्वायर था तो के क्यू स्क्वायर बट्टा आर, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। यदि सदिश रूप की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सदिश में जो भी राशि सदिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, उस पर अपन वेक्टर लगा देते हैं। तो सदिश रूप में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आ जाएगा आर कैप। ये हो जाएगा सदिश निरूपण। यहाँ से एक बार देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। क्यू ऐसा आवेश जिसका विद्युत क्षेत्र है, तो वो भी एक परीक्षण के दौरान क्यू का मान अपन क्या रखेंगे, नियत रखेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, E समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जा रही है उसका मान आवेश की विद्युत क्षेत्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। फिर एक चीज और ली जा सकती है कि यदि बिंदु आवेश एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र कैसे लिखा जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र EM लिख देंगे, M आएगा माध्यम के लिए वेक्टर। माध्यम के विषय में अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात का परावैद्युतांक। यदि माध्यम है तो अपन सिर्फ एप्सिलॉन काम में लेंगे। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। फिर पहले भी पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन का मान क्या मिलता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यदि इसको यहाँ पुट कर दिया जाए तो EM आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये आ जाएगी समीकरण 2। समीकरण 2 बट्टा समीकरण 1 करने पर EM अपॉन E बराबर आएगा 1/एप्सिलॉन आर। तो यदि यहाँ से एप्सिलॉन आर का सूत्र निकाला जाए तो उसका मान आ जाएगा E अपॉन EM। तो ये एप्सिलॉन आर का तीसरा सूत्र है जो हम लोगों ने ज्ञात किया है। फिर इसमें एक बात और देखने योग्य है कि यदि इसमें EM का मान निकाला जाए तो वो बराबर है E अपॉन एप्सिलॉन आर के। यानी कि यदि माध्यम कंसीडर किया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात की तुलना में 1/एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। यहाँ अपन बात कर रहे थे बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की। खास बात क्या हुई कि माध्यम कंसीडर करने पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है उसमें कमी आ जाती है।
क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। आज कूलॉम का नियम पढ़ा, विद्युत क्षेत्र पढ़ा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में बात